अदरवाइज पूरा आपका दर्शक देख रहा है इकबाल भाई, जब हम आतंकवादियों पर अटैक कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों पर अटैक कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पर अटैक करने में लगे हुए हैं। ये इनकी नियति दिख रही है और इनका नियत में खोट दिख रहा है। आज देश में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे भाई मारे गए हैं, हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं और ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से वहां मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ खाने में 10 साल से लगे हुए हैं। तो महाराजा को बैठा के लगातार वहां आतंकवादी घटना हो रही है, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अरे बात छुई मुई है, छुई मुई है ना, देश को खा चुके हैं, देश को दिमाग दिक्कत हो रही है। अरे सरकार में हो तो प्रश्न को किससे पूछेंगे? क्या ये आईजी साहब से प्रश्न पूछेंगे या सुधाकर जी से, मेजर साहब से प्रश्न पूछेंगे? तो बोलने की कोई सरकार में आप हो तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इतना छुई मुई क्यों हो रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना दर्द मत हो। पाकिस्तान से जब चलिए राकेश जी, तो देश के बाद राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोगों के बीच राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैं सुखविंदर जी के पास सरकार को प्रश्न जो है पेट में दर्द होता है। हम जिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ठीक है, शांत हो जी, जवाब देगा देश का लोग। शांत हो जी। अजय जी मुकेश जी, ठीक है, अजय जी मुकेश जी शांत हो जी। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकेश जी शांत हो जी, मुकेश जी चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। पाकिस्तान पर प्रश्न नहीं लगाएंगे, ठीक है अजय, कांग्रेस पर प्रश्न लगाएंगे, ये इनका चरित्र है। अरे मुकेश जी सर राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं सर, राकेश जी कहना चाहते हैं, बड़ा तजर्बा है उनको सर सुरक्षा बल का। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता था, जो हमारा मुद्दा, जो इशू हमारा डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि ये जो टारगेट किलिंग की गई है, किस मोटिव से की गई है, क्या गलतियां हुई हैं और इसका क्या रोकथाम की जा सकती है। मोटिव तो बड़ा क्लियर है, मेरे सभी साथियों ने ये मानना है कि ये जो अंदर की बौखलाहट है वो पाकिस्तान और जो मिलिटेंट ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं वैली में, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और दूसरे इशू को लेकर जो अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि सरकार बनी है और लोगों को एक सुकून आया है और सरकार ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, लेकिन क्या कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और क्या ऑपरेशनल लैप्सेस हुए हैं? मेरे को लगता है कि ऐसे में अभी सरकार को अपनी इंटेलिजेंसियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनाना पड़ेगा, स्पेशली और ये टारगेटेड किलिंग हुई है और शायद और भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी कवर में जहां पे भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको लाना पड़ेगा और थोड़ी इन नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जहां पे लोग डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी का पड़ा रहे, ताकि वहां पे टेररिस्ट अपनी मर्जी से आके रेकी करके विड्रॉ करके ना जा सके। सुधाकर जी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि टेररिज्म को लेकर एक लाइन होती है देश की, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका कितना बड़ा रोल होता है और कितना असर उसका होता है ग्राउंड पर, और क्या यह असर आपको इन 10 सालों में देखने को मिला? अबुल साहब, सवाल तो ओरिएंटेशन झुकाव है पॉलिटिक्स की तरफ। सैनिक होने के नाते मैं इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन काफी हद तक नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। एक देश में डेमोक्रेसी हो या ऑथोरिटेरियन देश हो, देश का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। उसका जो भी पॉलिटिकल पावर है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर केंद्रित होता है। तो इसीलिए ये सवाल उठाना भी थियोरेटिकल एक सिचुएशन हो जाता है। मेरे विचार के मुताबिक ये बिल्कुल पॉलिटिकल रोल है। पिछले 10 साल में जो भी परिस्थिति हो, हमारा सरकार कोई था नहीं अगर देखेंगे, या 2019 के बाद जो परिस्थिति था, जो भी आप देखेंगे पॉलिटिकल रोल की हैसियत से और उस नजरिया से देखते हैं, मेरे ख्याल से एक मिलिट्री जनरल होने के नाते सही मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और ये जवाब को 1 या 2 बार देने से ये नहीं होगा, उसको कंसिस्टेंटली जैसे जैसे आपका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ता है, वो रेड लाइन बोलते हैं, हर एक देश का एक रेड लाइन होता है, उस रेड लाइन के ऊपर चला जाता है तो आप बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो एक स्ट्रेटेजी बना के, कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी बना के हमारा रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को अख्तियार करना निहाती आवश्यक है। मेरे विचार के मुताबिक अभी का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, सेंट्रल
पॉलिटिकल डिस्पेंशन अपना रोल फुलफिल किए हैं काफी हद तक पिछले 10 साल से। अभी जो नया सरकार आया है जेएनके में, दे आर येट टू प्रूव देयर कैपेबिलिटी, गिव देम ए चांस। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते अबुल जी मैं तो ये कहूंगा कि तमाम बॉर्डर स्टेट जो पाकिस्तान का हो वो चाइना के साथ हो, पूरा सिक्योरिटी के मसले में सेंटर का रोल रहना, सेंटर का रोल तो रहता है, खैर जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर तो खास तौर से रहता है, और यहाँ पर तो ज़्यादा है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत ज़्यादा राइट सरकार को वहाँ पर है नहीं, खास तौर से सुरक्षा बल पे, पुलिस पर भी राइट्स वैसे नहीं है, तो यहाँ पर तो पूरा पूरा केंद्र का रोल रहेगा और रहता है। अगर ये सवाल मेरे लिए आप पॉइंट कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि सरकार इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले 2021 से जो सीज फायर कर रखे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको कंडीशनल बनाया जाए। अगर पाकिस्तान ये सीज फायर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको इस तरफ कंडीशनल बनाया जाए कि एक टेररिस्ट अटैक होगा, हम उसको वायलेट हमारे तरफ से करेंगे, उसका फॉर्मल सैंक्शन। और सुखविंदर जी से एक मैं जरा कमेंट ले लूं। सुखविंदर जी, आप जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर में एक अंडर करंट रहता है, चाहे वो अलगाववाद को लेकर हो, टेररिज्म को लेकर हो, क्या लगता है आपको कि उस अंडर करंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और वो अंडर करंट शायद वहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती हैं? सर देखिए, बहुत सारे प्रवक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की रखी। जैसे आपने सवाल किया कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, देखिए इन 10 सालों में हमारा इसमें राज्य में कोई सरकार तो नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारा ऊपर, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम था कि भाई यहाँ एक केंद्र शासित सरकार है, यूटी बना दी है इन्होंने, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो एक चीज़ ये थी, एक इलेक्शन हो गई, इसमें इलेक्शन के बीच ही अगर ये ऐसे अटैक होने लगे हैं तो कहीं ना कहीं ये जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने भी ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सुधरें, यहाँ के लोग भी तरक्की करें, यहाँ के लोग भी देश के साथ कदम मिलाकर कदम चलें। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, इसमें नो डाउट कि यहाँ भी लोग जो हैं वो खुल के आगे आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें देखकर पाकिस्तान को जो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है, तो इसलिए वो ये अटैक इस जम्मू कश्मीर में अक्सर ये बॉर्डर के ऊपर किए जाते हैं। तो एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई हमारा 370 हटने के बाद यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया। तो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ आपको कि देखिए, जब 370 हटाया गया था तो उस एक हफ्ते के अंदर यहाँ लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट था जिनको गाड़ियों में भर के यहाँ से जम्मू से आगे किया गया। तो ये चीज़ कहने की भाई यहाँ से 370 हटा तो ही टूरिस्ट आया है, ऐसी चीज़ आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि भाई इससे 370 हटने के पहले जो यहाँ टूरिस्ट नहीं आता था, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं यहाँ होती थी, आज भी हो रही हैं। नहीं, वो कहते हैं आता था लेकिन इतना नहीं आता था। नहीं सर, मैं आपको ये चीज़ क्लियर नहीं कही जा सकती। आज भी अगर टूरिस्ट आ रहा है, अगर कोई किसी यात्रा पे आ रहा है तो वो एक गाड़ी में बंद होकर आता है, ना उसे खुलने की इजाज़त है, ना उसे घूमने की इजाज़त है। हाँ, आ रहा है कि वो कश्मीर के आगे जो मेन एरिया है उस जगह पे कई बार गया लाल चौक पे मैं, और वहाँ पे इतनी अमन शांति, इतनी आप गलत बात मत करिए। नहीं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जैसे मैं सुधाकर जी ने बड़ा क्लियरली आपको कहा कि कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी को ये मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से एक 2-3 मिलिटेंट आए, उन्होंने अटैक किया और वो सुरक्षित निकल भी गए। उनको ये किसी रास्ते में या पहले उनकी चेकिंग या कोई ऐसे नाके पे उनको कोई नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने वो एक प्लानिंग के थ्रू आए और प्लानिंग के थ्रू वो चले भी गए। मुकेश जी, इसको मानने में क्या बुराई है? वो सुधाकर जी ने भी कहा, वो तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना में रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जब भी एम्बुश होता है, इस तरह का जब मुठभेड़ होती है तो इंटेलिजेंस फेलियर होता है, नो डाउट। नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट चला है हाइब्रिड टेररिज्म और स्लीपर सेल्स। ये कुछ यहाँ के ही ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ कश्मीर में, अब ये जो इसका कमांडर है ये टीआरएफ का शेख साजिद गुल, ये कहाँ का है जरा बताइए मुझे, ये कहाँ का बाशिंदा है? ये कश्मीर का ही है जी। और इसके तार जुड़े हुए हैं जैश ए मोहब्बत के साथ।
और ये जैश ए मोहम्मद जो है लगातार यहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार की आतंक गतिविधियां करता रहता है। तो ये जो वहां की इनके जो वहां के लोग जो यहाँ के गद्दार लोग घुसे हुए हैं पाकिस्तान के जंगल में, अब इससे पहले हुर्रियत का भी इतिहास उठा के आप देख लीजिए किस प्रकार से ये लोग पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से मतलब तमाम मदद इनको वहां मिलती है। तो ये जब तक अंदर से हम पूरी इसको ज्यादा आप बोलेंगे तो फिर ये फारूक अब्दुल्ला साहब रोएंगे, कांग्रेस वाले रोएंगे कि आप वहां के लोगों के साथ आप वो कर रहे हैं। तो